हेलो दोस्तों। मेरा नाम मरुधर देथा है और मैं केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है, 3 लेक्चर अपने हो चुके थे, आज चौथी क्लास है अपनी एंशियंट हिस्ट्री की। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल अपन ने लोह युग से शुरू किया था। कहाँ से किया था? लोह युग, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं अपन। उसके अपने को 3 सेंटर मिले थे। ठीक है, लोह युग के बारे में अपने को कहाँ से जानकारी मिलती है? वेदों से जानकारी मिलती है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। और इससे अपने 3 सेंटर मिले हैं। कौन कौन से? तो गंगानगर के पास में अपने 3 सेंटर मिले हैं, जिसमें से एक का नाम है अनूपगढ़, दूसरे का नाम है तरखान वाला डेरा और तीसरा है चक चौसठ। और ये तीनों किधर है? गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो ये अपने को लोह युग के बारे में इतनी जानकारी मिली थी अपने को। उसके बाद में अपन ने देखा आगे महाजनपद काल में। ठीक है, महाजनपद अपन ने देखा कि इंडिया लेवल पे तो पूरे 16 थे महाजनपद, बट राजस्थान से जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे थोड़े बहुत, उनमें 3 महाजनपद अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? एक तो मत्स्य, एक कुरु और तीसरा सुरसेन। तो मत्स्य जो महाजनपद था वो तो पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही था। जो जयपुर अलवर के पास वाला इलाका था, तो ये पूरा अपना मत्स्य संघ के अंदर, मत्स्य महाजनपद के अंदर आता था। इसलिए मैंने बताया था कि जो अपना पहला संघ था एकीकरण के अंदर, राजस्थान के एकीकरण के अंदर, उस फर्स्ट जो फेज वाला प्रथम चरण था उसका नाम भी अपन ने मत्स्य संघ रखा था। ठीक है, और उसके अंदर भी यही इलाके थे, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले। ठीक है, तो ये हो गया आपके महाजनपद काल के टाइम में। फिर तो पहला अपन पढ़ते हैं मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद के अंदर अपन ने क्या देखा कि सबसे पहले तो इसका क्षेत्र कौन सा था? तो जयपुर और इसके पास वाला अलवर वाला क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। और इसकी राजधानी अपन ने बताई थी विराटनगर, जो कि हाल का कौन सा है? बेराट वाला जो इलाका है वो वाला। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा कि इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? तो महाभारत से अपने को इसकी जानकारी मिलती है। फिर ऋग्वेद से भी अपने को इसकी जानकारी मिलती है। किसकी? मत्स्य महाजनपद की। राजधानी की तो अपने को महाभारत से मिलती है विराटनगर, जैसे मैंने बताया था कि 12 वर्ष तो इन्होंने अज्ञातवास निकाला था पांडवों ने, और 1 वर्ष अज्ञातवास। तो 1 वर्ष जो अज्ञातवास था वो विराटनगर के अंदर इन्होंने रखा था। फिर उसके बाद ऋग्वेद से मत्स्य महाजनपद की जानकारी मिल गई। और महाभारत के युद्ध के बाद में क्या थे? बताया जाता है कि मत्स्य महाजनपद के जो राजा थे वो शक्तिशाली हो गए थे, बट इतने भी शक्तिशाली नहीं कि वो दूसरे राज्य को हरा सके। तो चेदी महाजनपद ने क्या किया था? इनको हरा दिया था, मत्स्य महाजनपद वालों को। उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या थे, सारे के सारे जो इंडिया लेवल के 15 महाजनपद थे वो एक 16वें महाजनपद जिसका नाम था मगध, उसके अंदर समाहित हो गए। और वहां पर आगे अपन पढ़ेंगे कि मौर्य वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की और सभी महाजनपदों को अपने अंडर में कर लिया था। तो लास्ट में क्या हुए थे? मगध में अंदर विलय हो गए थे, मगध महाजनपद के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखा कि साल्व जनपद से इनका सीमा विवाद था, छोटी मोटी झड़पें होती रहती साल्व जनपद से इनके सीमा को लेकर। तो ये मत्स्य महाजनपद के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कुरु। क्या देखा था? कुरु महाजनपद। कुरु के अंदर मैंने बताया कि अलवर का जो उत्तरी भाग है वो कुरु जनपद के अंदर आता था। अपने जो अलवर का ऊपरी वाला भाग था वो किसके अंदर आता था? कुरु महाजनपद के अंदर। ठीक है, तो अलवर का उत्तरी भाग आ गया। फिर इसकी राजधानी अपन ने देखी तो वो कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। जो पांडवों की राजधानी थी वो इन्हीं की थी। ठीक है, कुरु महाजनपद वालों की। फिर आ गया सूरसेन। सूरसेन के अंदर अपन ने पढ़ा था क्षेत्र। तो क्षेत्र के अंदर भरतपुर तथा अलवर का जो पूर्वी भाग था वो सूरसेन के अंदर आता था। जो मथुरा साइड में यूपी साइड वाला इलाका था ना, ये ब्रज वाला, तो भरतपुर तथा अलवर का पूर्वी भाग। और इसकी राजधानी कौन सी हो गई? तो मथुरा। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी हो गई? मथुरा। फिर उसके बाद में अपन ने कई जनपद पढ़े थे कि ये 3 तो बड़े महाजनपद हो गए, बट कुछ छोटे राज्य भी रहे होंगे, कुछ छोटे जनपद भी रहे होंगे, तो उनके बारे में भी अपन ने कल चर्चा की थी। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था सिवी के बारे में। किसके बारे में? सिवी जनपद के बारे में। सिवी मैंने बताया था कि जो उदयपुर और चित्तौड़ के पास वाला इलाका है वो सिवी जनपद के अंतर्गत आता था अपने राजस्थान के अंदर। ये क्या था? पहले तो वो भारत के अंदर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर रहते थे, पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो ये नीचे की साइड विस्थापित हो गए और चित्तौड़ के इधर आकर अपना साम्राज्य वापस स्थापित किया। तो उदयपुर साइड हो गया।
फिर इसकी राजधानी अपन ने बताई थी कि जो माध्यमिका या नगरी जिसे अभी कहते हैं अपन चित्तौड़ के पास में, वो इनकी राजधानी थी। और इसकी जानकारी अपने को 4 जगह से मिलती है। कहाँ कहाँ से? कि एक तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वहां से अपने को माध्यमिका की जानकारी मिलती है। दूसरी अपने पतंजलि का जो महाभाष्य है वहां से अपने को जानकारी मिलती है। थर्ड इज व्यास जी के महाभारत से, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बर्ली अभिलेख। तो ये 4 जगह से अपने को इसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में अपन ने और क्या देखा था कि ये एक बौद्ध केंद्र था। माध्यमिका क्या था? एक बौद्ध केंद्र था, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने किया था? डी.आर. भंडारकर ने। और ये राजस्थान का फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट है, ठीक है। प्रथम उत्खनित क्षेत्र, सबसे पहले खुदाई इसी जगह की हुई थी माध्यमिका के अंदर, ठीक है। प्राचीन और इसमें ऐसे नहीं पूछते हैं अपने, ये है कि प्रथम उत्खनित क्षेत्र कौन सा था राजस्थान के अंदर, तो वो था माध्यमिका या नगरी, दोनों ही नाम आ सकते हैं आपके। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखें। फिर अपन बर्ली अभिलेख के बारे में अपन ने देखा था, जो अपना बर्ली अभिलेख आया था उसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। बर्ली अभिलेख क्या था कि सबसे पहले तो अपन ने ये चीज बात करी कि 443 बीसी के आसपास का अभिलेख है, ठीक है। और ये इसको क्या नाम है, इसका खोज करने वाले 1912 के अंदर गौरीशंकर हीराचंद ओझा व्यक्ति थे, जिन्होंने कहां से इसकी खोज की? भिलोट माता मंदिर है जो कि बर्ली अजमेर के अंदर, उसके पास से ये अभिलेख अपने को मिला है। फिर और वीर निर्वाण संवत के अनुसार देखें, इसकी डेट तो थी वीर निर्वाण संवत 84। कौन सी थी? वीर निर्वाण संवत 84। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर ये राजस्थान का अपन देखते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये अपन देखते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो यही है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है बर्ली अभिलेख की। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हो गया आपने बर्ली अभिलेख के बारे में। वीर निर्माण संवत 84, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भिलोट माता मंदिर से ये प्राप्त हुआ है। फिर एक जानकारी ये भी है कि जैसे कि ऊपर अपन ने देखा कि माध्यमिका बौद्ध के अंदर है, बट इसके अंदर अपने ये कहते हैं कि माध्यमिका ये क्या है, बर्ली अभिलेख के अंदर एक जैन केंद्र बताया गया है। किसको? माध्यमिका को। अपन ऊपर तो लिखा है कि डी.आर. भंडारकर ने इसकी खोज करी, कई साक्ष्यों से अपने को बौद्ध केंद्र मिलता है, बट ये बर्ली अभिलेख है वो इसको क्या बताता है? माध्यमिका को एक जैन केंद्र बताता है, ठीक है। तो थोड़ा ये भी याद रखना कि बर्ली अभिलेख के अनुसार माध्यमिका क्या है, तो एक वो बौद्ध केंद्र ना होके जैन केंद्र है। फिर नेक्स्ट मालव जनपद के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। मालव जनपद अपन ने क्या बताया, जो टोंक और जयपुर वाला इलाका है उसको अपन क्या कहते थे? मालव जनपद। तो मालव जैसे मैंने बताया एक जनजाति थी, जहां जहां निवास किया वहां उनका क्षेत्र भी मालवा कहलाया है, मालव प्रदेश कहलाया था, ठीक है। तो ये एक तो पंजाब के अंदर ठहरी थी, एक अपने इधर की साइड ही है टोंक और जयपुर साइड, और एक ये अपने एमपी की इधर, तो ये वाला क्षेत्र तो पूरा मालवा ही कहलाया था, ठीक है। फिर इसकी राजधानी हो गई नगर। उसकी तो कौन सी हुई थी? नगरी। और इसकी नगर, सीवी वाले की नगरी और इसकी नगर। फिर रेड व नगर से सर्वाधिक सिक्के अपने को प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सिक्के किसी जनपद के प्राप्त हुए हैं तो वो किसके हैं? मालव जनपद के। और वो अगर साइट पूछ ले कौन सी है तो वो है रेड व नगर। और फिर अपन देखते हैं कि रेड है उसे अपन प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की टकसाल होती थी, सिक्के डालने की टकसाल होती थी, जो कि आज अपने जैसे जमशेदपुर और इधर की साइड धातु का काम ज्यादा होता है, तो इस वजह से पुराने टाइम में यहाँ पर होता था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं अपन? प्राचीन भारत का टाटा नगर। तो इसके बारे में ध्यान रखें। और रेड का फिर देखें कि उत्खनन किसने किया था, तो वो व्यक्ति थे कैलाशनाथ पुरी। कौन थे? कैलाशनाथ पुरी। फिर एक इसके बारे में ये भी ध्यान रखना कि मालव जनपद है, इस टाइम की सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। खेड़ा सभ्यता, तो ये खेड़ा सभ्यता नाम से भी प्रसिद्ध थी। और ये क्षेत्र इसके ये हो गए। फिर आज अपन इसके बाद देखते हैं अपन छठा अपना जनपद, जो कि नाम है योद्धे, ठीक है। तो आज योद्धे के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो योद्धे के बारे में कहा जाता है कि जो प्राचीन टाइम में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका था, ये वाला, ये राजस्थान का जो ऊपर वाला इलाका है, ये योद्धियों का था। गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला इलाका था वो योद्धियों का था, ठीक है। और उसके बाद इनमें कहा जाता है कि इन्होंने कुषाणों को हराया था। जो कुषाण जनजाति, ये
जनजाति थी वो इधर से साइड इन्होंने आक्रमण किया था, तो इन्होंने क्या किया था, कुषाणों को पराजित किया था। बट एक अपना अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, जिसकी अपन ने, इस अभिलेख को किसने बनाया था, शक शासक थे जो गुजरात के रुद्रदामन, उन्होंने इस अभिलेख को बनाया था। और उससे ये जानकारी मिलती है अपने को कुषाणों के हराने वाले की, ठीक है कि, और इसके अंदर ये भी कहे थे कि क्षत्रियों के अंदर वीर है जो कौन है, योद्धे, क्षत्रियों में वीर, तो क्षत्रियों में वीर भी योद्धे हैं। फिर ये भी कहता है कि इन्होंने कुषाणों को हराया और क्षत्रियों में ये वीर है, पर ये इतने भी वीर नहीं कि शक रुद्रदामन को हरा पाए, तो इन्होंने क्या कहा, पर मैंने इनको हरा दिया। रुद्रदामन क्या कहते हैं, इन्होंने कुषाणों को हराया बट मैंने इनको हरा दिया, ठीक है, तो ये इतने भी वीर नहीं है योद्धे। तो ये कहते हैं ना कि पहले अपने शत्रु को पहले उसकी प्रशंसा करो ताकि वो अपने को कमजोर नहीं लगे कि भाई हाँ ये तो ऐसे ही कमजोर थे, अपने ने किसी चलते फिरते को हरा दिया। तो पहले तो उसकी प्रशंसा करी कि ये तो क्षत्रियों में वीर है और ये और वो, फिर कहा बट है वीर, बट हम भी कुछ कम नहीं है और हमने इनको ही हरा दिया, तो हम इनसे भी ज्यादा वीर हो या महावीर हो गए, ठीक है। तो ये हो गए योद्धियों के बारे में जानकारी। फिर ये योद्धे थे, इनके बाद में अपभ्रंश होते हुए वर्ड का योद्धे योद्धे करते हुए जो जोइया राजपूत है वो इनका ही कहा जाता है, इनके ही वंशज है योद्धियों के, ठीक है। तो जो जोइया राजपूत है अब बहुत ही कम हो गए हैं, तो ये इनके ही वंशज कहा जाते हैं योद्धियों के, ठीक है। तो इनके बारे में अपन लिख लेते हैं। तो क्षेत्र हो गया एक तो इसका, श्री गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। फिर कुषाणों को हराया, और ये जानकारी अपने को कहां से मिलती है, जो गुजरात के जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से। गिरनार या जिसे जूनागढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से अपने को ये जानकारी मिलती है। और ये किसने बनवाया था गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, तो वो था शक शासक रुद्रदामन। ये यहां पर नहीं आएगा, क्या हो गया, तो जो शक शासक रुद्रदामन था इन्होंने गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख बनाया था, और उसके अंदर वो कहता है कि जो योद्धे हैं वो क्या है, वीर है, ठीक है। तो योद्धों को इसने वीर कहा है इसके अंदर, गिरनार के अंदर। इसको भी यहां पर लिख लेते हैं अपन, योद्धे वीर की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख के अंदर इसको ये वीर कहता है, इनको योद्धियों को। और ये जानकारी अपने को शक शासक जो रुद्रदामन था उसने दी थी। और फिर ये कहता है कि इन्होंने तो कुषाणों को हराया बट मैंने वो योद्धियों को ही हरा दिया था, ठीक है। तो ये अपने को योद्धियों के बारे में जानकारी मिल गई। फिर एक अपने ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना और कि गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख, इससे अपने को और कई जानकारी भी मिलती है। अपने एंशियंट हिस्ट्री जो इंडिया की है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि इसके बारे में सुदर्शन झील थी जो, उसकी भी जानकारी मिलती है। अपन एंशियंट हिस्ट्री के अंदर इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर अशोक के जो अभिलेख थे इसकी जानकारी भी इससे मिलती है अपने को, गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख से। और एक गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, उसके अभिलेख की जानकारी भी अपने को
इससे मिलती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये अभिलेख भी इंपॉर्टेंट है। गिरनार अभिलेख किसने बनाया था? शक रुद्रदामन ने स्थापित किया था। ठीक है, तो ये हो गई योद्धाओं के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद में साल्व जनपद, नेक्स्ट कौन सा है? साल्व जनपद। तो साल्व के बारे में बस इतनी जानकारी है कि ये अलवर के पास वाला क्षेत्र था। ठीक है, साल्व वाला। और साल्व के अंदर अपन ने एक मत्स्य के अंदर वो लाइन पढ़ी ली है, कौन सी? कि इनका मत्स्य महाजनपद वालों से सीमा विवाद था। तो ये की चीज अपन यहां पर लिख देंगे। साल्व जनपद, फिर इसका क्षेत्र लिख लेते हैं अपन, क्षेत्र के अंदर अलवर, अलवर देख लो कितनी जगह आ रहा है। ठीक है, फिर एक इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि मत्स्य महाजनपद के साथ में इसका सीमा विवाद था। मत्स्य महाजनपद के साथ सीमा विवाद। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये साल्व जनपद के बारे में इतनी जानकारी है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट अर्जुनयन। अर्जुनयन यानी इनको कहा जाता है कि जो अर्जुन के वंशज थे वही आगे जाके क्या कहलाए थे? अर्जुनयन कहलाए थे। तो उनके बारे में भी अपन जानकारी देख लेते हैं। तो अर्जुनयन क्या थे? पहले जो भरतपुर और ये अलवर वाला क्षेत्र था इधर की साइड थे। फिर बाद में क्या हुआ, सीकर का जो नीम का थाना वाला इलाका है इधर की साइड भी ये चले गए, सीकर की साइड भी। तो ये फिर इनका क्षेत्र हो जाएगा। एक तो पहले तो ये भरतपुर अलवर की साइड थे और फिर ये सीकर की साइड चले गए अर्जुनयन। अर्जुनयन जनपद। ठीक है, अर्जुनयन जनपद के बारे में क्या था कि एक तो इनका क्षेत्र, तो भरतपुर अलवर, तथा सीकर। तो ये हो गया इनका अर्जुनयंस के बारे में। फिर आता है अपने एक जनपद राजन्य। ठीक है, राजन्य के बारे में अपन देखते हैं कि ये भरतपुर के पास वाला जो इलाका है तो ये भरतपुर के पास वाला जो इलाका है वो इसके क्या कहते थे अपन? राजन्य कहते थे। तो इसके बारे में बस इतनी जानकारी है, तो बस इतना सा शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं। राजन्य जनपद, और राजन्य जनपद के बारे में इसका क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? भरतपुर वाला इलाका। तो इसके बारे में बस इतनी सी जानकारी है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं मौर्य काल के। ठीक है, ये तो आपके कौन से हो गए थे? महाजनपद काल के। एक बार इनको वापस देख लो थोड़ा रिपीट के अंदर, ताकि जल्दी से रिकॉल हो जाए। सबसे पहले तो अपन ने महाजनपद के अंदर 3 महाजनपद पढ़े थे। ठीक है, मत्स्य के बारे में अपन ने जानकारी ली, फिर कुरु और सुरसेन के बारे में, फिर जो छोटे छोटे जनपद हैं उनके बारे में देखा। तो सबसे पहले अपने सिवी जनपद के बारे में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखा था अपन ने मालो जनपद के बारे में, फिर योद्धे जनपद के बारे में, फिर उसके बाद सालो जनपद के बारे में, फिर अर्जुनयन और राजन्य के बारे में। तो ये इनके बारे में अपन ने जानकारी की थी। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं मौर्य काल के बारे में कि मौर्य काल के अपने को कौन कौन से यहाँ पर केंद्र मिले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि बेराट जो इलाका है अपना,
जिसे अपन ने पुराने टाइम का विराटनगर कहा था, जयपुर के पास में, तो वो है ना मौर्य काल का है। कैसे है मौर्य काल का? तो यहां से अपने को दो अभिलेख मिलते हैं अशोक के। अशोक मौर्य वंश का था, ठीक है, राजा। तो यहां से अपने को अशोक के दो अभिलेख मिलते हैं, ठीक है। एक तो 1837 के अंदर अपने कैप्टन बर्ड थे, उनको मिला था बीजक पहाड़ी से, ठीक है। और जो सेकंड मिला था वो 1871 के अंदर जो कार्लाइल था, उसे भीमसेन पहाड़ी से अशोक का अभिलेख मिला था। तो इनसे अपने पुष्टि हो जाती इस बात की कि जो मौर्य काल था उसका केंद्र बेराट था, इन अभिलेखों से, कि इसका क्षेत्र यहां तक था और यहां पर इसका अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है। वरना किसी दूसरे के क्षेत्र में तो अपने को कोई अभिलेख क्यों ही लगवाने देगा, ठीक है ना। तो इससे अपने को ये चीज पता चल जाती है। तो अब अपन देख लेते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल, और मौर्य काल का जो केंद्र है वह है आपका बेराट। और बेराट जिसे विराटनगर भी कहते हैं, जयपुर के पास में, ठीक है। तो ये अपने को यहां से केंद्र मिलता है जयपुर, और यहां से अपने को क्या मिलते हैं? अशोक के दो अभिलेख। अशोक के दो अभिलेख इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि ये मौर्य काल का यहां पर केंद्र रहा है। ठीक है। और दो अभिलेख कहां कहां से मिले हैं? कि एक तो अपने को मिला है कैप्टन बर्ड के द्वारा, फर्स्ट आपका मिला है 1837, कैप्टन बर्ड, और बीजक पहाड़ी। ठीक है। तो ये कैप्टन बर्ड को अपने को बीजक पहाड़ी से मिली है। इसके अंदर क्या बताया गया है इस अभिलेख के अंदर? कि ये जो अशोक है वो मगध का राजा था, ठीक है। इसके अंदर से अपने को जानकारी मिलती है क्या है? कि अशोक है वो मगध का राजा था। अशोक है आपके मगध का राजा। दूसरी जगह अपन देखेंगे कई अभिलेख अशोक के मिले हैं, बट अशोक का जो प्रॉपर नाम और उसके साथ में उसका मगध का राजा बताया गया है वो बहुत कम अभिलेख के अंदर बताया गया है। उसमें से एक अभिलेख है वो एक यही है जिसके अंदर इसके अंदर पूरी पुष्टि की गई है कि अशोक एक व्यक्ति था मौर्य वंश का और उसके मगध के अंदर राजा था उस टाइम का, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को यहाँ से बेराट से जानकारी मिलती है। फिर अशोक क्या था? अशोक ने बौद्ध धर्म में स्वीकार लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद में जब कलिंग ने उसके अंदर काफी सारा बड़े मात्रा में नरसंहार कर दिया था लोगों का, ठीक है, कईयों हजारों लोगों को बंदी बना लिया और कई हजारों लाखों लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तब वो क्या कर रहा था उधर कि जब कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ तब वो वहां पर खुशियां मना रहा था, ठीक है। तो कहा जाता है जो बुद्ध के भाई का लड़का था वो वहां पर आता है बौद्ध भिक्षु के रूप में और उसको कहता है कि मूर्ख क्यों हंस रहा है तू इतना, कि मैंने आज पूरे भारत का विजय हो गया और जो ये कलिंग थोड़ी सी फांफू कर रहा था उसको भी मैंने समेट दिया और आज मैं पूरे भारत अखंड भारत का राजा बन गया हूँ। तो उसने कहा तू राजा तो बन गया बट इस राजा का राजत्व का क्या मतलब जब तूने इतने लोगों को बेजान लोगों को मतलब मार दिया, निर्दोष लोगों को। तो उसने कहा युद्ध है ये तो, कि भले ही युद्ध है इसको तूने सिर्फ अपनी अहंकार से इसको मारा है, वरना ये कलिंग साइड में अपने बैठा रहता। बट तूने कहा कि ये कैसे मतलब अपने स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है और इसको मारो। और ये तो फिक्स था कि तेरी इतनी बड़ी सेना के सामने ये नहीं मतलब जीतते, बट इनका संघर्ष भारी था और इन्होंने क्या किया तेरे से युद्ध लड़ा और फिर भी अपने आप को इधर
लड़के, महिलाएं, छोटे बच्चे सारे युद्ध के अंदर आ गए थे, ठीक है, कलिंग के। तो इन्होंने सबको मार दिया यहाँ पर, काफी जगह पूरा पूरा खून से सटा दिया था पूरा कलिंग के अंदर। और जगह जगह के अंदर भारत के अंदर इसने अभिलेख भी लिखवाया कि मैंने कलिंग के अंदर ये किया और वो किया। और इस युद्ध के बाद में जब इस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये तूने सही नहीं किया, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अहिंसा की नीति के ऊपर आ गया था, ठीक है। और उसने फिर कहा गया था, बौद्ध का जो मेन कोट है अहिंसा परमो धर्मा, उसके ऊपर ही आ गया और उसने फिर उसके बाद में युद्ध नहीं किया। बट ये जगह जगह पर उसने क्या किया, अभिलेख लगवा दिए कि मैंने कलिंग अभिलेख के अंदर इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को ये क्या नाम है बंदी बनाया है। और कलिंग के अंदर ये अभिलेख नहीं लगवाया था। और इसका एक रीजन क्या था कि मैंने युद्ध करना छोड़ा है, ठीक है ना, तलवार चलाना नहीं भूला हूँ, ठीक है ना, बौद्ध धर्म स्वीकार किया बट मैं तलवार चलाना नहीं भूला हूँ। तो इस चीज का ध्यान रहे और मुझे टाइम टू टाइम राजस्व देते रहे। तो ये इसकी नीति थी। और लास्ट में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और जो फिर ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करने लगा। किसके थ्रू? ये कहता था कि बुद्ध, धम्म और संघ, इनके अंदर विश्वास करो। तो ये इसकी नीति भी थी। तो इससे अपने को क्या चीज पता चलती है कि ये बुद्ध, संघ व धम्म में विश्वास रखता था। बुद्ध, संघ व धम्म में विश्वास। बुद्ध मतलब बुद्ध स्वयं बौद्ध धर्म के जो अपने संस्थापक थे उनके अंदर वो विश्वास रखता था। संघ क्या थी? बौद्ध धर्म के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, ठीक है ना, जो पढ़ाने की संस्था थी जहां पर बौद्ध भिक्षुओं को पढ़ाया जाता था, तो उसे अपन क्या कहते थे? संघ कहते थे, ठीक है। और धम्म क्या थी? उनकी कोड ऑफ कंडक्ट थी बौद्धों की, यानी आचार संहिता थी, नियमावली थी। उसके अंदर ये क्या करते थे? ये चीज बताते थे कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत। तो उसके बारे में ये धम्म के अंदर पूरी चीज लिखी हुई थी। तो ये क्या थी? एक बौद्धों की आचार संहिता थी, धम्म। तो इन तीनों का, बुद्ध, संघ व धम्म का प्रचार प्रसार करता हो, इसमें ये बिलीव रखता है। ये किसके अंदर बताता है? अपने बेराट अभिलेख के अंदर। तो ये किसने खोज की? 1871 के अंदर कैप्टन बर्ट ने बिजक पहाड़ी के ऊपर से। अशोक मगध का राजा था। बुद्ध, संघ, धम्म में विश्वास रखता है। तो ये अपने को इससे जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट अभिलेख है वो कार्लाइल के द्वारा भीमसेन पहाड़ी से प्राप्त किया गया, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। 1871 के अंदर कार्लाइल भीमसेन पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? भीमसेन। तो ये भीमसेन पहाड़ी से मिला था इसको। इसके बारे में इतनी कुछ इंपॉर्टेंस बातें नहीं है। फिर अपने को एक चीज देखते हैं कि कार्लाइल है जो यहाँ पर नाम आया है, वो इसे अपन कहते हैं राजस्थान की जो पुरातात्विक है, ठीक है, उसका जनक अपन इसको कहते हैं, ठीक है, राजस्थान में पुरातत्व का जनक। राजस्थान में पुरातत्व का जनक। तो राजस्थान में क्या हो गया? पुरातत्व का जनक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है। कार्लाइल के बारे में जानकारी है। फिर एक चीज और क्या है कि इस टाइम पे, ये तो हो गई इन दो अभिलेखों के बारे में जानकारी। फिर बेराट के बारे में और अपन चीज देखते हैं। फिर एक चीनी यात्री था हेनस्वांग, ठीक है। हेनस्वांग ने क्या कहा, जब ये इधर की साइड घूमने आया भारत भ्रमण के दौरान, तो ये बेराट की इधर से भी इसने यात्रा करी थी। तो वो अपने किताब के अंदर लिखता है, और ये 634 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आया था। तो ये बताता है कि यहाँ पर बेराट के अंदर 8 बौद्ध मठ थे। ये बौद्धों के जो मंदिर होते हैं उनको अपन मठ कहते हैं। तो ये अपनी किताब के अंदर लिखता है कि इधर बेराट के अंदर बौद्धों के 8 मठ थे। तो आज के टाइम क्यों नहीं पाए जाते इधर की साइड? तो इसने कहा कि जो हूण शासक था, ठीक है, मीरकुल नाम का, उसने क्या किया, इन 8 मठों को ध्वस्त कर दिया। क्या कर दिया?
8 मठों को ध्वस्त कर दिया। और ये हूण क्या थे? शिव भक्त थे। ये शिव भक्त थे तो ये क्या करते? बौद्धों से नफरत करते थे कि क्या अहिंसा 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 सब जगह फैला रखा है, ऐसे तो आप अहिंसा की नीति अपना सकते हो, दूसरे थोड़ी ना अपनाएंगे। और इसका वो फायदा भी उठाएंगे पड़ोसी राज्य के। अगर उनको पता चल जाए कि ये पड़ोसी राज्य, एक अपने इधर की साइड ये राज्य है, इसने अहिंसा की नीति अपना ली बौद्ध के कहने से, और ये पड़ोस के अंदर एक और राज्य है, ठीक है, भले ही छोटा है, इससे कम शक्तिशाली है, बट ये इसको पता चल गया कि इसकी कमजोरी है, हथियार नहीं उठाएगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। और ये कह रहे हैं कि अब हम इनका विचारों के ऊपर से, ये क्या नाम है इनका, शिक्षा के रूप में इसका इनका माइंड सेट चेंज कर देंगे। बट अगर ये नहीं करें, इनके तीन कट्टरता भरी हुई हो, तो ये क्या करेंगे? इनको मारेंगे और इस इलाके पे ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ये हूण मानते थे कि अहिंसा की नीति कहीं एक टाइम के बाद सही नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी वजह से इनसे गुस्सा होते थे बुद्धों की वजह से, और इनके मतलब विचारों के अंदर इनकी समानता नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, बेराट के अंदर हूण जब आए थे तो इन्होंने 8 बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। तो कौन सा वो शासक था? मिहिर कुल नाम का व्यक्ति था। और ये अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? ह्वेनसांग से। ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत था उसके अंदर अपने को ये जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में यहाँ से जो अपने को लिपि मिली है वो यहाँ की अपनी संख लिपि कहते हैं अपने इसको, ठीक है। और यहाँ से अपने को बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। क्या मिले अपने को? शैल चित्र मिले हैं काफी सारे। तो उन शैल चित्र मिले एक तो यहाँ से, और दूसरे क्या मिले यहाँ से अपने को? इसकी लिपि संख लिपि मिली है। तो ये शैल चित्र और इधर वाली ये चीज हो गई। फिर अपने ये यहाँ से पता चलता है कि जब ये अभिलेख वगैरह मिल रहे थे तो जयपुर का अपना एक शासक था राम सिंह सेकंड, वो कहता है कि यार अपने भी खोदो रहे इस इलाके को, कि अपने कोई शायद कुछ सोना वोना ऐसा कुछ मिल जाए। पुराने टाइम में अपने कहते थे कि जमीन के अंदर गाड़ के जाते थे सोना के मटके, रियर वोर। आज के टाइम भी अपने ग्रामीण इलाकों के अंदर ये चीजें मान्यता है कि क्या, कि पुराने टाइम में ये मतलब जो अपने पुराने जंगल या किसी पेड़ के नीचे यहाँ पर अपने पूर्वज थे वो मटके दबा के गए थे सोने के, तो कई जन आज भी खोद देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस बारे में ध्यान रखें। तो राम सिंह को भी ऐसे लालच आया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अपने भी खुदाई करो शायद कुछ मिल जाए। और जब राम सिंह ने इधर खुदाई स्टार्ट करी इस इलाके के अंदर, तो उसको भी एक सोने का संदूक मिला, ठीक है ना। और वो संदूक कितना बड़ा था? इतना बड़ा। सोने की मंजूसा मिली थी उसको, वो इतनी बड़ी थी। तो उसने इसका इधर कि ये अपने को तो खुदाई के अंदर सिर्फ ये मिली है। और जब उस इतनी सी संदूक को खोला गया तो उसके अंदर भी क्या निकली? मिट्टी निकली, राख निकली। तो फिर ये क्या कहा जाता है कि ये जो मिट्टी है, राख थी, वो ऐसी मामूली राख नहीं थी। इसे कहते हैं कि ये बोध के अवशेष थे। बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी बुद्ध की, ठीक है ना, तो इनके फिर लास्ट में क्या हुआ, काफी जगह लड़ाइयां होने लग गई इनके अंतिम अंत्येष्टि को लेकर। तो इन्होंने कहा कि इसके जो बुद्ध की जो थोड़ी थोड़ी राख है, ठीक है, जलाने के बाद जो भी मिली थी, उसको अपन ने अलग अलग जगह पर ये ऐसी छोटी छोटी सोने की संदूकों के अंदर रख के अलग अलग जगह पे उन्होंने भिजवा दिया। और उन राख के ऊपर जो संदूक इसके सोने की संदूक के अंदर ऐसे छोटी छोटी के अंदर डाल दिया, और वहां पे वापस किया, बौद्धों के बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए, उनको नींव में रख के उनके ऊपर बौद्धों के बड़े बड़े केंद्र स्थापित किए थे। तो हो ना हो इधर बेराट के अंदर भी मठ थे इधर, और ये संदूक इसी के अंदर रखी गई थी, और ये फिर कालांतर में खुदाई के दौरान बाहर निकली थी। तो ये क्या मिली थी? सोने की मंजूसा मिली थी राम सिंह को, यहाँ पर ये धन मिला था इसको, ठीक है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा और लिख लेते हैं कि एक तो क्या लास्ट क्या लिखा था अपन ने, राजस्थान में पुरातत्व का जनक, ठीक है। तो अपन एक लिखते हैं 634 के आसपास वैनसांग, क्या नाम था चीनी यात्री? वैनसांग, वो इधर की साइड आया था। और हैनसांग बताता है कि बेराट में 8 मठ थे, 8 बौद्ध मठ।
ठीक है, और फिर वो कहता भी है कि हूण शासक मीर कुल ने इनको तोड़ दिया। हूण शासक मीर कुल ने ध्वस्त कर दिया। तो ये हो गया। फिर एक ये चीज और है, विराट को ये अपनी जो चीनी लैंग्वेज है, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर ये इसको कहता है पी लो ये तो लो, ठीक है ना, क्या कहता है, पी लो ये तो लो। तो इसके बारे में भी थोड़ी ध्यान ध्यान रखें कि विराट को इसने क्या कहा था अपनी भाषा के अंदर, पी लो ये तो लो, पी लो ये तो लो, ये इसने विराट को कहा था, ठीक है, अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। आगे एक अपन चीज और देखेंगे कि ये बीनमाल के अंदर एक और आया था चीनी आते, ठीक है, यही तो इसने क्या कहा था बीनमाल को, पी लो यो लो। तो ये तो है पी लो ये तो लो, और वो था पी लो यो लो। तो विराट को इसने ह्वेनसांग ने क्या कहा था, पी लो ये तो लो। तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। फिर एक चीज अपने और के यहां से अपने को सेल चित्र मिले हैं, काफी सारी रॉक पेंटिंग्स मिली है, ठीक है, और इस टाइम की लिपि का कहते हैं अपन शंख लिपि। शंख लिपि, ठीक है, तो ये सेल चित्र शंख लिपि की। और फिर राम सिंह है, उसने इधर की साइड खुदाई करी और उसको एक मंजूषा मिली सोने की। उत्खनन, और उत्खनन के दौरान उसको क्या मिली, एक सोने की मंजूषा। सोने की मंजूषा, मंजूषा या संदूक कह देते हैं जिसे। और ये सोने की मंजूषा के अंदर इसको क्या मिली, राख या मिट्टी। और अपन क्या कहते हैं कि ये राख या मिट्टी नहीं होके क्या था, बुद्ध के अवशेष थे। क्या थे, बुद्ध के अवशेष। ठीक है, तो राम सिंह सेकंड ने इस इधर की साइड उत्खनन किया, सोने की मंजूषा मिली, ठीक है, छोटी सी मंजूषा मिली थी, और राख और मिट्टी यहाँ से मिली है, इसके अंदर से मिली, जिसे अपन क्या कहते हैं, बुद्ध के अवशेष कह देते हैं, ठीक है। तो ये अपने को जानकारी मिलती है। फिर एक ऊपर की साइड अपने के और देखते हैं, एक चीज भूल गए लिखना, कि यहाँ से अपने को क्या मिलता है, 7 बौद्ध ग्रंथों की भी जानकारी मिलती है इधर से। सात बौद्ध ग्रंथों की जानकारी। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, कि एक तो शैलचित्र के बारे में जानकारी मिलती है, संकलिपि, विराट में 8, ये हो गया अपने राम सिंह वाली पॉइंट हो गया। फिर इसको विराट ने इसने क्या कहा था, पी लो ये तो लो, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन आगे की और चर्चा करते हैं, तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि एक तो इसने जो उत्खनन किया था, ठीक है, इस इलाके का, वो कौन था, दयाराम साहनी नामक व्यक्ति। दयाराम साहनी ने आपको पता है जैसे हड़प्पा की भी उत्खनन किया था, दूसरी जगह का भी उत्खनन किया था, वैसे इधर की साइड भी इन्होंने किया है, ठीक है।
तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कर्ता के रूप में यहाँ पर था, इधर लिख देता हूं बेराट का उत्खनन कर्ता। तो ये अपने को मौर्यों के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक है। फिर इसके बाद में उस टाइम की जो मौर्य काल की जानकारी थी वो तो यहाँ तक ही थी, बट राजस्थान में और मौर्य काल की इसके बाद में कालांतर के अंदर अपने और कहाँ से जानकारी मिलती है अपन वो भी एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक कुमारपाल प्रबंध नाम से एक अपना काव्य था, ठीक है। उसके अंदर अपने को जानकारी मिलती है कुमारपाल प्रबंध के अंदर कि जो चित्रांगद मौर्य नामक मौर्य शासक था, ठीक है, उसने यहाँ पर एक किले का निर्माण किया, ठीक है, जिसे चित्रदुर्ग कहा जाता है, और एक तालाब का निर्माण भी किया जिसे चतरंग तालाब कहते हैं। तो ये अपने को कुमारपाल प्रबंध से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में अपन लिख लेते हैं कि मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य। कुमारपाल प्रबंध चित्रांगद मौर्य चित्रकूट दुर्ग क्या क्या था, चित्रकूट दुर्ग की एक तो, और दूसरा चतरंग तालाब, इसकी जानकारी मिलती है अपने को कौन से कुमारपाल प्रबंध से। तो एक तो हो गया आपने चित्रांगद मौर्य ने चित्रदुर्ग की स्थापना की थी, ठीक है, इसलिए इसे चित्रदुर्ग या चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं इसके नाम से। फिर चतरंग तालाब की अपने जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में एक मानसरोवर अभिलेख है, ठीक है, जो कि मान मौर्य शासक था उसने बनाया था 713 ईस्वी के अंदर। तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो मानसरोवर अभिलेख मिलता है, उससे भी मौर्यों के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। मानसरोवर अभिलेख जो कि किधर की साइड है, चित्तौड़ में। मानसरोवर आप जयपुर में मत कर देना। 713 ईस्वी के सर, मानसरोवर तो अपने इधर है ना, और था चित्तौड़ में। अभिलेख की बात हो रही है, ठीक है। तो चित्तौड़ से मिला है, और इसके अंदर अपने को मौर्य शासक जो मान मौर्य शासक था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और उसने क्या है अपने पूर्वजों को इधर इसमें नाम लिखवाया था, जो कि क्या क्या थे अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, मान मौर्य द्वारा, या मान मौर्य की जानकारी मिलती है अपने को। फिर उसके अलावा 4 और मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है अपने को। कौन कौन से, महेश्वर, सेकंड भीम, थर्ड इज भोज, एंड द फोर्थ वन इज मान। तो चूंकि ये मान ने ये सरोवर बनाया था और इसके साइड में अभिलेख लगवाया था, इस वजह से इसका क्या नाम पड़ा है, मान सरोवर, ठीक है। तो ये अपने को मान सरोवर 713 ईस्वी का है, चित्तौड़ के अंदर मिला है। मान मौर्य की जानकारी मिलती है इसे को, और 4 अन्य जो मौर्य शासक है महेश्वर, भीम, भोज और मान, इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में एक और अंतिम अपना अपन मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं, तो वो है कणसवा अभिलेख। और ये मान मौर्य आपके पता होगा, इसके बारे में थोड़ी सी एक और डिटेल आपको बता देता हूँ, फिर आगे अपन हिस्ट्री में तो पढ़ेंगे वैसे, कि ये जो मान मौर्य था, ठीक है, 713 ईस्वी का ये अभिलेख है। और 734 ईस्वी के अंदर जो बापा रावल थे,
जिन्होंने आगे मेवाड़ में राणा ये इनकी वंश की स्थापना की थी सिसोदियों की। ठीक है, तो ये जो बापा रावल है 734 ईस्वी में इस मान मौर्य को हराते हैं और यहाँ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। तो 734 के अंदर इसके कुछ सालों बाद ही, ठीक है, कितने 20 साल बाद ही अपने को ये 21 साल बाद में अभी ये बापा रावल से युद्ध में हार जाता है और यहाँ से इनका पतन हो जाता है मौर्यों का चित्तौड़ से, और ये किधर की साइड बापा रावल का शासन आ जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये भी थोड़ी जानकारी हो गई। फिर अपन ने देखा कणसवा अभिलेख। कणसवा अभिलेख ये कणसवा अभिलेख है वो कहां से अपने को मिलता है? कोटा से। ठीक है, तो ये कोटा से अपने को मिलता है। और इसमें अंदर क्या जानकारी मिलती है अपने को कि जो अंतिम मौर्य शासक था उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है जिसका नाम धवल था। तो ये मौर्यों के बारे में अंतिम जानकारी है। इसके बाद में अपने को मौर्यों के बारे में और कोई जानकारी राजस्थान के अंदर से नहीं मिलती है। तो मौर्यों की अंतिम जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कणसवा अभिलेख से अंदर मिलती है। और अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसे मानते हैं अपन? तो वो था धवल। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं मौर्य शासक धवल की जानकारी। मौर्य शासक धवल, और ये है जो मौर्यों के बारे में राजस्थान में अंतिम जानकारी। मौर्यों की अंतिम जानकारी। तो ये हो गया कणसवा अभिलेख के बारे में। ठीक है, कोटा के अंदर से मिला है अपने को, मौर्य शासक धवल की जानकारी मिलती है अपने को, और ये मौर्यों के राजस्थान में मौर्यों की अंतिम जानकारी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मौर्य काल। फिर उसके बाद आपके आता है मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल क्या था? जब मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद का जो काल था वो मौर्योत्तर काल था। उसके अंदर अपन देखते हैं कि एक वंश अपने जो भारतीय स्तर पर या अखंड भारत के ऊपर शासन नहीं कर रहा था, इसमें अलग अलग वंशज शासक कर रहे थे। जैसे कि ऊपर की साइड ये अपने उत्तर भारत के अंदर ये कुषाण, शुंग, ये इधर की साइड ये शासन करने लगे। मध्य भारत के अंदर सातवाहन और ये इधर ये शासन करने लगे, और दक्षिण के अंदर चेर, चोर, पांड्य है वो शासन करने लगे। तो भारत अलग अलग वंशों के अंदर स्थापित था। ठीक है, एक वंश के अधिकृत पूरा भारत नहीं था। जैसे मौर्य के अंदर एक में अंदर था, उसके बाद में धीरे धीरे ये अलग अलग वापस राजाओं के अंदर, ये अलग अलग वंशों के अंदर पुनः स्वतंत्र हो गया या स्थापित हो गया। तो इनके बाद हम मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अपन देखेंगे कि जो नौ और रंगमहल है उनके के अंदर मिले अपने को, उनके बारे में नौ भरतपुर के अंदर मिला है, रंगपुर भी मिला है, तो उनके बारे में अपन जानकारी कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।